हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस सीरीज। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो जो जानवर होते हैं अब उनमें जो पोषण, हमने प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो सेम चीज़ आती है ना, कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या क्या है। देखो, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो अभी भी सेम ही है, या तो वो ऑटोट्रॉफ्स होंगे या तो हेटेरोट्रॉफ्स। बट जब भी हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं ना, वो हमेशा हमारे पौधे होते हैं। तो जब हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में हम मोस्टली किसके बारे में बात करेंगे, मोस्टली नहीं हमेशा किसकी बात करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ऐसे जानवर जो परपोषी हैं, और एनिमल सारे के सारे परपोषी होते हैं। पौधों में हमने देखा कुछ एक परपोषी होते हैं और मैक्सिमम ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, है ना। बट जो आपके एनिमल्स होते हैं वो सारे परपोषी होते हैं। ठीक, और हम अगर खासकर देखें जंतुओं की बात अगर हम करें तो उनमें जो प्रोसेस है ना, जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जो मतलब जो पोषण लेने की जो विधि है उसमें जो मेन स्टेप्स हैं वो सेम होते हैं। अब वो स्टेप्स क्या क्या है, वो स्टेप्स हैं जैसे कि, ठीक है, वो स्टेप्स हैं जैसे सबसे पहले इंजेशन होगी, है ना, यानी कि वो हम भोजन खाएंगे। अपने आप में नोटिस करना, ये जो स्टेप्स में लिख रही हूँ ये अपने आप में नोटिस करना आप। ठीक है, तो पोषण लेने की जो इनकी विधि है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, कैसे लेते हैं ये अपना भोजन, है ना, कैसे लेते हैं अपना पोषण। तो पहले तो ये क्या करेंगे, इंजेशन, खाना अंदर ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रहण करना, अपने आप में नोटिस करते हो खाना आप खा रहे हो, है ना। फिर उसके बाद आपके पेट में जाता है और पेट में जाकर क्या होता है, डाइजेशन, यानी कि पाचन, डाइजेशन हो रही है। इंजेशन किया, फिर वो डाइजेशन हो रही है। अब जब डाइजेशन हो गई तो इससे जो चीजें हमें मिलनी चाहिए उनका अब्जॉर्प्शन हो रहा है। समझ रहे हो, खाना अंदर गया, उसको तोड़ा गया, डाइजेशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ा गया और उसके बाद उसको अब्जॉर्ब किया गया। अब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, है ना। स्पेलिंग ठीक लिखी है क्या मैंने, अवशोषण, है ना, अवशोषण। ठीक है, फिर आता है फोर्थ। अब देखो, जो इन्होंने खाना खाया उससे जो एनर्जी मिली तो कुछ एक तो उसी टाइम यूज हो रही है काम करने में, शरीर को चलाने में, पर ज्यादा खाना खा लेते हैं हम, है ना, अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम दिन भर खाना खाते रहे कि अभी जरूरत पड़ रही है खाना खा लो, जरूरत पड़ रही है खाना खा लो, है ना। ऊर्जा की तो हर समय जरूरत पड़ती है। तो हम खाना जितना भी खाते हैं उसमें से जो उस टाइम यूज हो रहा है वो तो ऐसी अब्जॉर्प्शन के बाद से यूज हो जाता है, पर जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो क्या हो जाता है, एसिमिलेशन में चला जाता है। यानी कि वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, है ना। तो एसिमिलेशन को हम क्या बोलेंगे, अंगीकरण। और फिर सबसे लास्ट स्टेप तो वही है, एक्सक्रीशन या फिर ईजेशन। ईजेशन यानी कि बाहर निकाल फेंकना, है ना, त्याग। इसको बहुत ही प्योर हिंदी में बोले तो त्याग, मतलब आप एक्सक्रीट कर रहे हो, आपकी फीसेस निकल रही है ना। तो जो आप खा रहे हो उसको निकालना भी जरूरी है। ठीक है, और इजेशन में क्या होता है, जो आपके काम नहीं आया शरीर में वो इजेक्ट हो जाता है, वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये है आपके स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपने नोटिस किया होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यही होता है ना, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन। ठीक है, बस यही तो है, ये पूरा चैप्टर यही है ना। अब हम थोड़ा सा इंसानों के ऊपर फोकस करेंगे, ह्यूमंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपने हेडिंग दे देनी है। मेरी हैंडराइटिंग को माफ करना, ये कुछ ठीक है, इट्स ओके, है ना। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं, मानव पाचन तंत्र, आप इसको लिख सकते हो मानव पाचन तंत्र। ठीक है, जो ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स तो हैं ही, मतलब सिस्टम्स जुड़े हुए हैं। ये एक तरीके का सिस्टम है ना, ये सॉरी सिस्टम जुड़े नहीं है, मैं बोल रही हूँ बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, अंग इन्वॉल्व हैं, साथ में कुछ ग्रंथियां इन्वॉल्व हैं,
है ना। तो वो सारी हेल्प करती हैं, मिलजुला कर एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पार्ट्स की बात करें, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर अंग हम देखें, तो सबसे पहले आप अपने आप में नोटिस करते जाओगे, माउथ, है ना। सबसे पहले तो माउथ ही आता है। माउथ के थोड़ा नीचे चले जाओ, ये जो मुंह है उसके थोड़ा नीचे चले जाओ, तो यहाँ पे आपको एक नली दिखेगी जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, या हम उसको ईसोफेगस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये ईसोफेगस थोड़ा नीचे जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, देखो एक ही नली है डाइजेस्टिव। रुको मैं इसको इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास जब हम ह्यूमन डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्री कैनाल है और साथ में कुछ ग्लैंड्स हैं, ये मिलकर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। मतलब एक नाली है, एक नली है पूरी, मुंह से लेकर एनस तक जुड़ी है। कहीं भी बीच में रुकावट आपको नहीं नजर आएगी, ये बंद हो गया है पूरे तरीके से। या तो डोर्स होंगे, दरवाजे होंगे खुलने के लिए, बंद होने के लिए, पर बंद नहीं, मतलब पूरी तरह पैक्ड नहीं है ये कैनाल, है ना, ओपन है ये। ठीक है, माउथ से लेकर कंटिन्यूअस एनस तक। ठीक है, ठीक है। तो ग्लैंड साथ साथ में ग्रंथियां होंगी जो मदद करेंगी इसको एलिमेंट्री कैनाल में जो खाना आएगा उसको पचाने में। ठीक है, तो ये बनाता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं ना, इसके हिस्से हैं वो। अब जब हम एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं तो इसके हिस्से हैं वो। इसमें सबसे पहले आपके पास माउथ आता है, मुंह आ गया, है ना। माउथ के नीचे आपके पास ईसोफेगस आ गया। ठीक है, ईसोफेगस नीचे जाकर पेट में टच हो जाता है, स्टमक, है ना। बीच बीच में हिंदी, बीच बीच में इंग्लिश लिख रही हूं मैं। ठीक है, स्टमक के बाद आपके पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपके पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड में वही है एनस, जो लार्ज इंटेस्टाइन में ही जुड़ा होता है। कुछ लोग इसको इकट्ठा लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ लेते हैं, कुछ लोग इसको एनस को अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हिस्से हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल के। तो यहाँ पे अब माउथ में भी कुछ ग्लैंड्स लगे हुए हैं, ग्रंथियाँ लगी हैं। ईसोफेगस के साथ कुछ नहीं है, स्टमक खुद कुछ चीज़ें सिक्रेट करता है। स्टमक से नीचे आओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी जो सिक्रेशंस है वो आती हैं, कोई पैनक्रियाज से, कोई लीवर से, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा कोई सिक्रेशन बाहर से कोई ग्रंथि नहीं आती है। ठीक है, तो आपकी जो, अब देखो यहाँ से खाना लिया, यहाँ से गया ईसोफेगस, थोड़ा सा खाना यहाँ टूट गया, फिर ईसोफेगस से गया पेट में, पेट में भी कुछ खाना टूट गया और उसके बाद गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि क्षुद्र कुछ होता है, ये क्या, समथिंग, व्हाट डू वी कॉल इट, चलिए मुझे याद आ जाएगा लिखते लिखते। तो यहाँ पे आपका खाना पूरी तरीके से पच जाता है। तो जो आपकी डाइजेशन कंप्लीट होती है, पाचन क्रिया कंप्लीट कहाँ होगी, पाचन क्रिया कंप्लीट होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, छोटी आंत, है ना, छोटी आंत, नाम से पता चल रहा है, छोटी आंत, बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी आंत, है ना। तो यहाँ पे आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और यहीं पे आपका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। देखा आपने, माउथ में आपका इंजेशन हुआ, जो हमने स्टेप पढ़ा था, फिर क्या हुआ, डाइजेशन शुरू हुआ, और डाइजेशन यहाँ तक, ईसोफेगस, माउथ से शुरू होता है डाइजेशन, कहाँ तक रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक है, तो डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर सब कुछ, पूरा भोजन आपका टूट जाता है, और वहीं पे आपका अवशोषण होता है, यानी कि अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक्सक्रीशन की विधि है, इजेशन की, देखो एसिमिलेशन भी इधर से, यहीं से ही स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है अंत में, यहाँ पे जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल रह गया है उसको वापस से निकाल लिया जाता है, जैसे पानी अगर ज़्यादा रह गया उसको वापस निकाल लिया जाता है, हार्ड स्टूल में कन्वर्ट किया जाता है हमारे खाने को लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो और उसके बाद एनस से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम माउथ की बात करें, है ना, बिल्कुल बिगिनिंग में चलते हैं, माउथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। देखो,
माउथ के बारे में जब हम देखते हैं तो हम भोजन के साथ ऐसा क्या करते हैं, मुंह में उसको चबाते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है माउथ। माउथ में क्या करते हैं हम, भोजन को च्यू करते हैं, है ना, च्यूइंग ऑफ फूड। अब जो खाना हमने खाया और हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा चबाना चाहिए ताकि आपकी डाइजेशन आसानी से हो पाए, है ना। तो ये जो खाना जो चबा चबा कर, साथ में क्या होता है, साथ में सलाइवा मिक्स हो जाता है इस। अब ये जो खाना जो हम निगलते हैं नीचे उसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रखना है रखिए, नहीं रखना है कोई बात नहीं, है ना। च्यूइंग ऑफ फूड, खाना और सलाइवा मिक्स हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो सलाइवा है इसमें एक एंजाइम होता है, आपने ध्यान रखना। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन करवाता है, और जो बायोलॉजी है उसमें एंजाइम होता है, और इस एंजाइम का नाम क्या है, सेलिवरी अमाइलेज। कई लोग इसको टाइलिन भी बोलते हैं, लेट्स, ठीक है, ये नाम लिखा होगा, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है ना। पर सलाइवा, जो आपका सलाइवा है, लार है, उसमें सेलिवरी अमाइलेज होता है। यहाँ पे आपकी ग्रंथियाँ होती है, कान के नीचे जैसे थोड़ा जॉ के ऊपर, है ना, फिर टंग के नीचे होती है, सब मैंडिबुलर रीजन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रंथियाँ होती हैं, वो एक एंजाइम रिलीज करती हैं, और ये एंजाइम क्या है, अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। चलो अब इसको छोड़ जाओ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा बैक स्टेप करते हैं। आपका जो खाना है, आप कुछ भी खा लो, वो 3 मेन चीज़ों से बना हुआ, कुछ भी खा लो। हम बोलते हैं कि जिस चावल में शुगर ज़्यादा है ना, शुगर कह लो, कार्बोहाइड्रेट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। स्टार्च कह लो, एक ही बात है ना। ग्लूकोज कह लो, एक ही बात है, शुगर ही है वो सब कुछ, ठीक है। तो खाना जो है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। ये 3 चीज़ें होती हैं, हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स तीनों से मिलकर भोजन बना है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कहूँ केले में शुगर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है, उसमें बाकी चीज़ें भी हैं पर कम मात्रा में है, ठीक है। और जैसे अगर हम कहें कि जो घी है उसमें फैट्स ही फैट्स है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ फैट्स है, बाकी चीज़ें भी हैं, है ना। तो अब जैसे हर एक चीज़ को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम आता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उनको तोड़ने के लिए आपके पास अमाइलेज आएगा यूजुअली, ऐसा एंजाइम, और वो इसको तोड़ देगा और शुगर्स में कन्वर्ट करेगा। सबसे सिंपलेस्ट शुगर कौन सी है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में तोड़ देगा, है ना। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए आपके पास आ जाएगा पेप्सिन, है ना, ठीक है। और ये इसको तोड़ तोड़ कर किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। और जो फैट्स है इसको तोड़ने के लिए आपके पास लाइपेज आता है, ये फैटी एसिड में टूटता है। ये ध्यान रखना, आपने लिख लेना, है ना। और देखो अब जैसे सेलिवरी अमाइलेज है ना, ये ऐसा नहीं कि मुंह में जो खाना आपने खाया उसका जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट था उसके ऊपर ही अमाइलेज अटैक करता है, बट ज़रूरी नहीं कि जो हमारा खाना है उसका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको इसने एकदम से ग्लूकोज में तोड़ दिया, नहीं। बीच में भी माल्टोज, डेक्सट्रोज, बीच में कुछ और स्टेप्स आते हैं, है ना, धीरे धीरे टूटता है। वो सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज है, और वैसे प्रोटीन भी धीरे धीरे टूटेगा और सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड है, और फैट्स भी धीरे धीरे टूटेगा, सबसे छोटी इकाई इसकी फैटी एसिड है। तो मुंह में थोड़ा सा टूटता है, ये कार्बोहाइड्रेट माल्टोज, डेक्सट्रोज में टूटता है, फिर पेट में जाके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करके ये पूरी तरीके से ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है। तो सेलिवरी अमाइलेज, अब हम वापस आए, है ना, फूड के बारे में पता चल गया आपको। अब जो अमाइलेज है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बोहाइड्रेट। खाने में जो जो कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट इसको दिखेगा उसको ये तोड़ने की कोशिश करेगा। तो जितना ज़्यादा आप चबाओगे उतना ज़्यादा सलाइवा मिक्स होगा खाने के साथ, और उतना अच्छे से ये सेलिवरी अमाइलेज उसके साथ रिएक्ट करके खाने को तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। और च्यू किसकी मदद से करते हो आप, दांतों की मदद से। अच्छा, दांतों से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आ रहा है, जो बच्चे होते हैं, है ना, बच्चों में जो दांत होते हैं कितने होते हैं, 20 होते हैं। उनका फॉर्मूला क्या होता है, 2102 2102, यानी कि ये क्या है, आपके इंसीजर्स, ये कैनाइन्स हैं, ये प्रीमोलर्स हैं, ये मोलर्स हैं। तो ये आपने याद रखना है फॉर्मूला बच्चों का, है ना, 2102, यानी कि आप ऐसा सोचिए पूरा मुंह है। सिर्फ एक ही एक्सप्लेन करवाऊंगी मैं, ठीक है। हम कैसे डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखो, आपका मुंह पूरा है, उसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक इधर, ये 4 इधर हो गए, ये 4। अब ज़रूरी है कि 4 ही होते हैं, है ना, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये आपका सेंटर था ना, कहाँ गया आपका सेंटर, 2 3
वेट अ सेक, 1 2 3 4, 1 2, व्हाट हैपेंड, ठीक है, वेट अ सेक, फिर से कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ कुछ तो गड़बड़ हुई थी, ये है ना, ये आपका सपोज करो सेंटर है, ठीक है, तो इसके उधर वाली साइड और ऊपर वाली साइड 2 इंसीजर होंगे, फिर एक कैनाइन होगा बच्चों में, सी से लिख दो, प्री मोलर्स नहीं होंगे इनके, 2 मोलर्स होंगे इनके। इंसीजर्स का काम क्या होता है, जैसे सब्जी को कट करना है ना, कैनाइन का काम होता है मांस को फाड़ना, तो सबसे आगे इंसीजर है, फिर कैनाइन्स होते हैं जैसे ड्रैकुला वैम्पायर्स आप देखते हो, है ना, फिर प्री मोलर्स होते हैं, ठीक है, और सबसे पीछे आपके मोलर्स होते हैं ठीक है। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को नीचे देखें तो नीचे भी तो सेम ही होगा, 2 इंसीजर्स, एक कैनाइन, कोई प्रीमोलर नहीं है, 2 मोलर्स हैं, 2102। वही चीज तो इस साइड भी है ना, दूसरी साइड भी वही होगा, 2102 2102, है ना। अगर आप इन सबको जोड़ कर देखें तो टोटल टीथ आपके पास 20 आते हैं। बस इसको लिखने का तरीका क्या होता है, हम सिर्फ एक साइड वाला लिखते हैं, 2102 2102। ये कोई डिवीजन या कुछ फॉर्मूला कुछ ऐसा वैसा नहीं है, ये बस ऊपर वाला सेट इधर वाला दिखा रहे हैं, ये वाला सेट, फिर ये है ना, समझ के। और अडल्ट्स में कितने होते हैं भाई, अडल्ट्स में कितने होते हैं, 32 ही निकाल दूंगा ऐसा बोलते हैं ना हम, ठीक है। तो अडल्ट्स में 32 होते हैं दांत, देखो अडल्ट्स में मैं नहीं समझाऊंगा ना, 2 1 2 3, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ये, है ना। ये दांत है, और हमारे जो दांत हैं डाइफाइडोंट होते हैं, डाइफाइडोंट मतलब 2 बार निकलते हैं, है ना, ठीक है। चलिए ओके, अच्छा यस, हमारी जो टीथ की कवरिंग होती है, जो वाइट वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं इनेमल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। चलिए पूरा हो गया, माउथ के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मिल गई। अब हम बात करते हैं स्टमक के बारे में। मुंह से आपने खाना खाया, दांतों से चबाया, सेलिवरी माइलेज उसमें मिक्स हुआ, अब वो बोलस बन गया, अब वो कहाँ पे जाएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस बस एक नली है, इस नली का काम सिर्फ इतना है कि खाना जो मुंह में है अभी उसको ये पेट तक पहुंचाएगा, है ना। तो अब आपका स्टमक, पेट में एक्शन होगा, और पेट में बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होगा, क्योंकि पेट में आपका जो पेट की वॉल्स हैं वो सिक्रेट करती हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से ही जो ताकि एसिड जो बन रहा है अंदर उससे पेट की वॉल्स बची रहें अपनी, तो म्यूकस भी सिक्रीट होता है, ठीक है। और साथ में वहाँ पे पेप्सिन सिक्रीट होता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या काम, इस पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, जो प्रोटीन वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे तो जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट था उसको अमाइलेज अटैक कर रहा था। तो अगर हम पूछें कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की शुरुआत कहाँ हुई, मुंह में, है ना, बट अगर हम पूछें कि प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत कहाँ हुई, तो स्टमक में, ठीक है। जो प्रोटीन होता है वो आपका पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के ऊपर अटैक करेगा, जो भोजन में प्रोटीन वाला पोर्शन है उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, है ना। एकदम से अमीनो एसिड नहीं बनते हैं, पर धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करेगा। और ये पेप्सिन एक्टिव होता है सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में, ठीक है, जब आपकी pH 1 से 7 के बीच में, मतलब 7 से नीचे, है ना, तो उस एनवायरनमेंट में ही HCl काम करता है, ठीक, सॉरी पेप्सिन काम करता है, इसीलिए HCl निकालने की जरूरत पड़ी, और HCl से दीवारों को बचाने के लिए म्यूकस की जरूरत पड़ी, समझ गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत सिंपल सी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, कुछ बाइल पिगमेंट्स रिलीज होते हैं, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इतना सा बता दूं आपको, ये जब हम डाइजेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे ना, तब मैं आपको ये समझा दूंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसमें डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ना, और न्यूट्रिशन जो है, जैसे आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, एक तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है, और इसमें अब्जॉर्प्शन, जैसे कंप्लीट होने के बाद वो जो न्यूट्रिएंट है, अब हम पेट में पड़े पड़े उन न्यूट्रिएंट्स का क्या करें, वो तो हमें खून में चाहिए ना, खून तो उनको पूरे शरीर में पहुंचाएगा जहां जहां जरूरत है, तो अब्जॉर्प्शन होती है इनटू ब्लड कैपिलरीज, है ना,
खून में कहाँ से जाएंगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर वो न्यूट्रिएंट्स बन गए, अब वहाँ से वो खींच के बाहर जो खून की जो नलियाँ होती, कैपिलरीज होती हैं, उनमें चला जाता है, और बस खून में पहुँचने की देर होती है तो पूरे शरीर में घूमता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना, अब्जॉर्प्शन के लिए विलाय होते हैं इंटेस्टाइन में, ये हेयर की तरह होते हैं, ऐसे होते हैं ये अंदर की तरफ को, है ना। ये सपोज करो कि ये इंटेस्टाइन की नली है, तो ऐसे विलाय होंगे उसमें अंदर की तरफ को, इतना क्लोज नहीं होते हैं। अगर ये इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं तो ये वॉल्स में ऐसे सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, समझ गए। ठीक है, तो इसमें आपका इंटेस्टाइनल जूसेस निकलते हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से, बाइल पिगमेंट्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, बिलिरुबिन, बिलिविरिडीन, है ना। तो इतना सब जानने की जरूरत नहीं, बट ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ये सारे मिलकर जो बचा हुआ खाने में जितना कार्बोहाइड्रेट अभी तक पचा नहीं है, या जितना आधा अधूरा जो पचा है कार्बोहाइड्रेट, उसको भी पचा देते हैं। ठीक है, कार्ब्स को पचा देंगे, प्रोटीन जो स्टमक में शुरू हुआ था पचना, उसको पूरा पचा देते हैं, और जो फैट्स है ना, उसको भी पूरा पचा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिलजुल कर, है ना। बहुत बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, ट्रिप्सिनोजन आता है, काइमोट्रिप्सिन आता है, फिर वो एक दूसरे को ये एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बट आपको इतना पता होना चाहिए डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब्जॉर्प्शन हो रही है, खून में जा रहा है न्यूट्रिएंट्स, और विलाय की मदद से, है ना, विलाय की मदद से, जो विलाय होते हैं ना, इनमें होती है यहाँ पे ब्लड वेसल। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट यहाँ निकल गया वो यहाँ से विलाय की मदद से ब्लड वेसल में जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब सब कुछ इंपॉर्टेंट जो था वो निकाल दिया, पर कुछ इंपॉर्टेंट रहा, हो सकता है पानी रह गया है, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और रह गए हों, तो वो सारी कमी कौन पूरी करता है, वो करता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करेगा, वो जो भी खाना वगैरह आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, बड़ी वाली आंत में चला जाता है, और उसमें से पानी वगैरह निकाल लेती है बड़ी आंत, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो निकाल लेती है, और यहाँ पे फीसिस बनती हैं। ठीक है, फीसिस बन जाएंगी, हार्ड फीसिस बनेगी, और वो जाती है रेक्टम में, स्टोर हो जाती है। कहाँ पे स्टोर होती है ये, रेक्टम नाम की जगह होती है, एनस से बिल्कुल पीछे, वहाँ पे स्टोर होती रहती है। और जैसे ही आपको प्रेशर आता है ना कभी कि नहीं ज़्यादा हो गया, मुझे अब एक्सक्रीट करना पड़ेगा, तब जाकर वो एनस से बाहर निकलती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो रूमिनेंट्स में क्या होता है, कुछ जानवर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाय वगैरह, बफलोस वगैरह, ये क्या करती रहती हैं, जुगाली करती रहती है, हम बोलते हैं जुगाली करते हैं। ये क्या करते हैं, दिन भर खाना ग्रेज करते रहते हैं, घास खाते रहते हैं, तो पहले वाले स्टमक में वो रह जाते हैं। इनके 2 स्टमक्स होते हैं, हम बोल सकते हैं कि 2 स्टमक्स वैसे डिवाइडेड होते हैं, तो खाना वहाँ पे घास खाती जाती दिन भर चरती रहती है, वहाँ पे खाना स्टोर होते रहता है, और फिर जब बैठी होती है आराम से, फिर वो खाना वहाँ से ऐसे ऐसे फॉर्म इकट्ठा होकर बॉल्स की फॉर्म में बाहर आता है, फिर उसको चबाती रहती है, फिर उसको फिर जाकर वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे रूमिनेंट्स जो होते हैं, कैटल्स होती हैं, वो ऐसा करते हैं, वो जुगाली करती हैं। वो क्या करती हैं, कड को च्यू करती हैं, है ना। कड मतलब जो पहले स्टमक में एक बार घास खा खा के पहले स्टमक में गया, वो कड बन गया, अब वो जब बाहर निकलता है, जब ये आराम कर रही होती है, बाहर निकलता है, उसको चबाती रहती है, फिर उसको वापस से पूरी तरह डाइजेशन हो जाती है फिर उसकी। ठीक है, तो वो है आपका, है ना, दे च्यू कड, है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे अमीबा के बारे में बात करते हैं हम कभी, है ना। अमीबा क्या करता है, अगर हम देखें तो अमीबा को हम प्रोटिस्ट के अंडर स्टडी करते हैं, इतना ज़्यादा आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है अभी इसमें, है ना। ठीक है, अमीबा की कोई शेप नहीं होती है ना, आपको पता है अमीबा को कोई शेप नहीं होती है। जो ये फीट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं ना, इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, इसकी है नहीं है ये। जब इसको ज़रूरत पड़ती है ना, मान लो कुछ खाना वगैरह यहाँ दिख गया इसको, ये क्या करता है, उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे ये जो अपने इसके जो कॉर्नर्स है ना फीट, ये ऐसे बना देता है, इसके अराउंड ले जाने की कोशिश करता है, और ऐसा करते करते पूरा ही एनगल्फ कर लेता है इसको। ठीक है, और एनगल्फ कर लिया, फिर ये अंदर इसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अमीबा जो है वो काम करता है। ठीक है, क्लियर है। और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल उसको भी ऐसे ही रिलीज करता है, फिर ये वैक्यूल बनाएगा गोला सा, उसको बाहर निकाल देगा।
ठीक है, जो इसके काम करें उस चीज़ को, समझ गए? ठीक है, पोडोस मीन्स फीट, फॉल्स फीट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, है ना? ठीक है, जो भी मैंने पढ़ाया अभी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको अगर पोषण चाहिए तो पहला स्टेप क्या है? बताओगे सबसे पहला स्टेप क्या है जब आप कुछ खाना खा रहे हो, मतलब पोषण चाहिए आपको, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑप्शन नंबर ए इजेशन, ऑप्शन नंबर बी डाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इंजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी एक्सक्रीशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इंजेशन। पहले ग्रहण करोगे ना, उसके बाद ही तो आप उसको डाइजेस्ट करोगे, फिर पहले इंजेशन होगी, फिर डाइजेशन होगी, फिर इजेशन होगी। इजेशन और एक्सक्रीशन एक ही बात होती है, ठीक है? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलाइवा में क्या होता है? जो आपकी लार है उसमें क्या मिलता है? क्या उसमें आपको HCl मिलेगा? क्या उसमें आपको पेप्सिन मिलेगा? क्या उसमें आपको अमाइलेज मिलेगा? क्या उसमें आपको लाइपेज मिलेगा? बताओ भाई, सलाइवा में क्या होता है? HCl, पेप्सिन, अमाइलेज या लाइपेज? क्या होता है? अमाइलेज, है ना? आपकी लार में आपको अमाइलेज मिलता है। अमाइलेज किस पर अटैक करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स पे। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। पेप्सिन अटैक करता है प्रोटीन्स पे। और HCl का काम तो कुछ नहीं है, पेप्सिन को एक्टिवेट करना है, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है ना? और लाइपेज किसको करता है अटैक? फैट्स। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने डिस्कस कर लिया है ना? तो डाइजेशन जो है आपकी वो कंप्लीट कहाँ होती है ना? डाइजेशन आपकी कहाँ कंप्लीट होती है? क्या पेट में कंप्लीट होती है? क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है, या लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होती है, या फिर आपके रेक्टम में जाकर कंप्लीट होती है? कहाँ जाकर कंप्लीट होती है डाइजेशन? कहाँ पे जाके कंप्लीट होती है? डाइजेशन आपकी कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना? वैसे अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की एंडिंग देखें तो वो तो एनस में जाकर होती है ना? बट आपकी डाइजेशन कहाँ होती है कंप्लीट? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जानवर जो कड को च्यू करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं? क्या वो कार्निवोर्स कहलाते हैं? क्या वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं? क्या वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं? क्या होगा? ऐसे एनिमल्स जो कड को च्यू करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या वो हर्बीवोर्स कहलाए जाएंगे, कार्निवोर्स कहलाए जाएंगे, ओमनिवोर्स कहलाए जाएंगे, या फिर रूमिनेंट्स कहलाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूमिनेंट्स। ऑल्दो वो पौधे खा रहे हैं, वो होने तो हर्बीवोर्स चाहिए थे, बट क्योंकि वो उसको वापस लाकर उसको फिर से चबाकर डाइजेस्ट करते हैं, तो वो रूमिनेंट्स एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी गाय हो गई, आपकी भैंसें हो गई, है ना? ये सब क्या है? ये रूमिनेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमीबा से रिलेटेड पूछ लेते हैं। अमीबा ingests food using, अमीबा खाना खाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है? क्या वो टेंटेकल्स का इस्तेमाल करता है? क्या वो विलाई का इस्तेमाल करता है? क्या वो पैरापोडिया का इस्तेमाल करता है?
क्या वो स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है? अमीबा आपका खाना खाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? क्या वो टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है, क्या वो विलाय का इस्तेमाल करता है, क्या वो पैरापोडिया का इस्तेमाल करता है, या स्यूडोपोडिया का? तो आपका आंसर बन जाएगा वो किसका इस्तेमाल करता है? स्यूडोपोडिया का। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसी के साथ आपका ये जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर है ये हो जाता है कंप्लीट, है ना? इसके आगे थोड़ा सा जो सिलेबस में केमिस्ट्री वाला पोर्शन, फिजिक्स वाले पोर्शन टच किए हैं तो उन्हें भी हम टच करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।